वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एनटी नेट और एपी के लिए पी बाई क्यू सीरीज़। जो ये सीरीज़ है ना केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और एनटी नेट की परीक्षा तक ही सीमित है, अपितु आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये होने वाली है। ठीक है, आजकल यहाँ पर हम नेट के पी बाई क्यू कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके समक्ष सेट के पी बाई क्यू भी लाऊंगा और एपी के पी बाई क्यू भी लाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और पीजीटी का भी लाऊंगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी की परीक्षा होती है, सेट की परीक्षा होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, और जो नेशनल लेवल पे नेट की जो परीक्षा होती है, उसी स्तर के प्रश्न आपके समक्ष लाता रहूँगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप सारे प्रश्नों को देखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये जो प्रश्न है, ये एल टी टेट एल टी कमीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि एल टी टेट और एल टी कमीशन में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछे जाते, इतने जो ये एक तरह का स्तर इनका काफ़ी हार्ड है, इतना स्तर नहीं पूछा जाता, फिर भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आपके लिए जो ये प्रश्न है, कई कई प्रश्न यहाँ से निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी ध्यानपूर्वक इन्हें देखना। ये मत सोचना कि यहाँ पर थंबनेल किसी और चीज़ का लगा है तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगे। नहीं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले थोड़ी सी आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि HPPSC शिमला है, इसके द्वारा कोई भी पेपर करवाया जाता है, तो उसमें आपको पता है दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर अपने सब्जेक्ट का होता है। जो फर्स्ट पेपर में हिंदी ग्रामर के नोट्स हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, ये हैं PYQ फॉर्मेट में। किसी को भी अगर ये नोट्स परचेज करने हैं तो कर सकता है समय रहते। और साथ में एल टी टेट एल टी कमीशन पिछली हिंदी के लिए 1500 प्लस क्वेश्चंस की हार्ड कॉपी अवेलेबल है। अब अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो जुड़ जाइएगा। आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पर समय समय पर सेंड करता रहता हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है 31। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो ही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलाया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखिएगा, जो ये कथन है, ये अंधेर नगरी जो नाटक है, किसका है अंधेर नगरी नाटक? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु जी का ये नाटक है। इसी के अंतर्गत ये जो संवाद है, ये किसके माध्यम में बताया गया है? तो जो ये संवाद है, ये देखिए, गुरु, कई जगह गुरु कहा गया है, कई जगह महंत, इसलिए जो ऑफिशियल आंसर की में गुरु भी स्वीकार किया गया है और महंत भी। इनके द्वारा ये कथन अपने शिष्यों के लिए कहा गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यहाँ क्या कहा गया है 32 में। अंधा युग में युत्सु की चिंता क्या है? अंधा युग का पात्र है एक युयुत्सु, उसकी चिंता क्या है? देखिए, पहले तो आपको, चलिए मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। युत्सु की चिंता क्या है यहाँ पर? मानव भविष्य की रक्षा, ये इसकी चिंता होगी यहाँ पर युत्सु की। थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले पूछा जा सकता है कि ये जो कथन, ये जो अंधा युग किस विधा की रचना है? जो अंधा युग है, ये नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि लिखने में हमें सरलता आ जाए। ठीक है, नाटक विधा की रचना है। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है दूसरा? जो अंधा युग है, ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की ये रचना हो जाएगी। ठीक है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स कर दिया। धर्मवीर भारती की का ये नाटक होगा। ये हो गया दो प्रश्न। फिर है जो अंधा युग है, इसका प्रमुख पात्र किसे माना जाता है? ठीक है, भगवान श्री कृष्ण इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। और क्या होगा इसमें? कथानक किसका है? चौथा प्रश्न है, कथानक क्या है? महाभारत के 18वें दिन के युद्ध का। महाभारत के 18वें दिन का युद्ध यहाँ पर वर्णित किया गया है।
इसी के साथ साथ यहाँ पर युद्ध जब होते हैं तो इससे मानव भविष्य को खतरा रहता है, इसलिए ये यहाँ पर युद्ध सुख की चिंता होगी। आप लोगों को सभी को पता है कि कौरवों की संख्या कितनी मानी जाती है? 100। नहीं, यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, जो कौरव थे कितने भाई थे? 100 भाई नहीं थे, ये थे 101 भाई। इस जो रचना है इसमें बताया गया है। जो 101वां भाई था वो कौन सा? युत्सु था। और जो ये युत्सु था ये सच के पक्ष में लड़ा था, इसलिए ये इसने पांडवों की सहायता की थी। ऐसा भी कहा जाता है जो युत्सु था ये दासी पुत्र था, ये इस कारण सत्य के पक्ष में लड़ा, क्योंकि कौरवों के पक्ष में तो झूठ ही झूठ था ना, इसलिए ये इस पक्ष में लड़ा था। ये आपने याद रखना है, अंधा युग। 5-6 तथ्य मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? अगला प्रश्न है 33। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। ये कथन किसका है? पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले जब भी माना जाता था कि आचार्यत्व की चाह किस युग के कवियों को अधिक थी, तो ये माना जाता था रीतिकाल की। इसलिए उन्होंने कई सारी टीकाएं लिखी, कई सारी पुस्तकें लिखी और ब्रज भाषा पे अपना बल दिया। तो पहले तो ये ऐसा मत माना जाता, परंतु वर्तमान समय की स्थिति जो हो गई कि ये हो गई कि अब जैसे आपने एक भवानी प्रसाद मिश्र की एक रचना है, हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, गीत फरोश कविता है उनकी। उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें इन्होंने कहा कि जो आज का कवि है ये कोई मानव कल्याण के लिए नहीं लिखता, ये लिखता है अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी मजबूरी के लिए। इस तरह की बातें जो यहाँ पर कही उसने कि आज का जो कवि है ये आचार्यत्व के लिए लिखता है, प्रसिद्ध होने के लिए लिखता है, जन कल्याण के लिए नहीं। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर की है बाबू गुलाब राय के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर विकल्प 2 हो जाएगा। ठीक है, 33 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िएगा, जो UGC नेट सेट और SHM प्रोफेसर के लिए हमने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप। कोई भी अगर इसके साथ जुड़ा नहीं है अभी तक तो जुड़ सकता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो उसके साथ जुड़िएगा। अगला प्रश्न क्या है? 34 क्या पूछा गया है इसमें? शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित किया गया है? देखिएगा, सबसे पहले तो नॉर्मल से इस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे कि शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है। जो शिव शंभू के चिट्ठे है किसकी रचना है? ये बाल मुकुंद गुप्त की, बाल मुकुंद गुप्त की। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता था पहले आपसे कि जो शिव शंभू के चिट्ठे है ये इसका आधार क्या है? जो अंग्रेजी साम्राज्य है, इंग्लिश साम्राज्य है, इसको एक तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से नीचा दिखाया है बाल मुकुंद गुप्त ने इस चिट्ठे के माध्यम से। फिर ये पूछा जाता है कब ये प्रकाशित हुआ था, तो 1805 से 7 के आसपास ये प्रकाशित किया गया था धीरे धीरे। ठीक है, इसमें इन्होंने अंग्रेज़ों की जो भारत में भ्रष्टाचारपूर्ण नीति थी, भारत को लूटते जा रहे थे, उस जो नीति का इन्होंने कड़ा विरोध किया है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। ठीक है, तो शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित करके लिखा गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन को, किसे? कर्जन को। यहाँ पर 34 का सही विकल्प हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है 35, इसमें क्या पूछा गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? पहले तो याद रखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध विधा की रचना है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और किस निबंध संग्रह में संकलित किया गया है इसे? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका कल्पलता। विकल्प 2 यहाँ पर सही होगा, कल्पलता में ये संग्रहित होगा। बाकी अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, कल्पलता, ये सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह और निबंध हो जाएंगे। इनको आपने याद रखना है, परीक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है 36, यहाँ पर क्या पूछा गया है? संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। कैसे आख्यायित किया है?
ये भी याद रखिए, रामधारी सिंह दिनकर की ये कृति हो जाएगी संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को कैसे आख्यायित किया है? तो ये किया है नवोत्थान के कवि के रूप में। कैसे? नवोत्थान के कवि के रूप में। अगला प्रश्न है 37। इसमें क्या पूछा गया है? मूर्धहिया में नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थे? आपको ये भी याद रखना है कि जो मूर्धहिया आत्मकथा है, इसमें एक पात्र है नन्हकू पांडे। ठीक है, और ये किसकी आत्मकथा होगी? तो जो ये आत्मकथा हो जाएगी, किसकी होगी? ये जो मैं बार बार बताता हूँ, मूर्धहिया हो गई और मणिकर्णिका होगी, ये दोनों ही डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथाएं हैं। जो डॉक्टर तुलसीराम थे, ये दलित आत्मकथाकार थे। दलितों की कौन सी विधा अत्यधिक प्रसिद्ध हुई है? तो वो आत्मकथा है, ये आपको याद रखना है। जो नन्हू पांडे थे, ये ढोलक वादक थे। ठीक है, ये इससे बजाने में कुशल थे। प्रश्न संख्या 38। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ये है आपकी आत्मकथा। ठीक, फिर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है किसकी ये आत्मकथा होगी? तो ये होगी आपकी हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन किसके पिता थे? अमिताभ बच्चन के पिता। अमिताभ बच्चन के पिता। ठीक, ये तथ्य आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा थी, ये कितने भागों में बांटी गई थी? 4 भागों में। तो कौन कौन सी थी ये? क्या भूलूं क्या याद करूं, निर का निर्माण, निर का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, निर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 आत्मकथाएं हैं, 4 भागों में बंटी हुई इनकी आत्मकथा। जो ये जो यहाँ पर उत्तर सही होगा तो वो होगा कौन सा? विकल्प सी सही, अमोड़ा। अमोड़ा। फिर प्रश्न संख्या 39। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में लिखा जाता था? संस्कृति के 4 अध्याय में ही ये बताया गया था कि अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में लिखा जाता था? हिंदी में। किस में? हिंदी में। यहाँ 4 सही विकल्प हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या है 40। इसमें क्या पूछा गया है? इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा, एक लंबी कविता का अंत, यहाँ से ये उद्धरण लिया गया है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है 41। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रप्रदायी हैं, चंद्रप्रदायी हैं, तो बताइए क्या हैं ये? जो चंद्रप्रदायी है, ये आदिकाल में जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, उसके रचनाकार थे। ठीक है, चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो के रचनाकार और पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी भी माने जाते हैं। ये तथ्य आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, केवल कवित्त के रचनाकार थे चंद्रप्रदायी? नहीं, ये गलत है। हिंदी के प्रथम महाकवि थे? हाँ जी, बिल्कुल सही है। केवल दोहा और तोमर के रचयिता थे? नहीं, ये भी असंगत है। व्याकरण में पारंगत थे? हाँ जी, व्याकरण में भी पारंगत थे। इस कारण बी और डी कहाँ पर है? विकल्प 4 में है बी और डी, इसलिए बी और डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका। एलिमिनेट आपको ऐसे प्रश्नों में करना है, तभी आपका उत्तर निकल जाता है, अन्यथा मुश्किल होता है उत्तर निकालना। प्रश्न संख्या है 42। इसमें क्या पूछा गया है 42 में? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। चतुर्भुज दास के संबंध में कौन कौन से तथ्य सही है वो बताने हैं। क्या ये कुंभन दास के पुत्र थे? हाँ जी, बिल्कुल ये कुंभन दास के पुत्र थे। दूसरा है, इनकी भाषा में तत्सम प्रधान है। इनकी भाषा कैसी है? तत्सम प्रधान है।
नहीं, तत्सम प्रधान नहीं है इनकी भाषा। फिर है इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, क्या सच में मिलते हैं? नहीं। फिर है हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। हाँ जी, हितजू के मंगल इनकी काव्य कृति है। इसलिए यहाँ पर भी ए और डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएंगे, जो विकल्प 3 में सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? 43। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही सुमेलित रूप प्रस्तुत कीजिए। देखिए, केशव की काव्य कला, क्या ये सत्येंद्र जी की रचना है? नहीं, इनकी नहीं है। फिर है गुप्त जी की कला, क्या ये कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है? नहीं है। फिर है पद्माकर की काव्य साधना, क्या ये अघोरी गंगा प्रसाद जी की रचना है? तो ये हाँ, इनकी रचना है। प्रसाद की काव्य साधना ये रमानाथ लाल सुमन की रचना है। रामनाथ लाल, क्या है? रामनाथ लाल की रचना है। हाँ जी, ये इनकी रचना है। तो सी और डी कहाँ पर सही होगा? विकल्प 3 में। यहाँ पर जो कूट होगा तो वो होगा 3, सी और डी यहाँ सही होंगे। फिर प्रश्न संख्या 44 है यहाँ पर। इसमें क्या पूछा गया है? महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं कौन कौन सी सही होंगी? तो देख लेते हैं एक बार सारी की सारी स्थापनाएं। देखिए, महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। नहीं, मिलन सुख तो इनके गीतों का मूलाधार नहीं है, क्योंकि ये विरहात्मक रचना लिखते हैं, तो मिलन सुख कैसे होगा? तो ये तो पहली स्थापना इनकी नहीं होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। दूसरा है छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं, तो ये तो सही होगा। फिर है महादेवी वर्मा के गीतों में अनूठी व्यंजना है, ये भी सही है, रामचंद्र शुक्ल ने ये भी कहा है। फिर है महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं है, तो ये तो असंगत है, ये ऐसा कुछ नहीं है जो इन्होंने यहाँ पर बताया है। इसलिए बी और सी कहाँ पर है? वो सही विकल्प हो जाएगा, तो विकल्प 2 ही यहाँ पर सही होगा, बी और सी वाला। अगला जो प्रश्न है 45, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। कौन कौन से कथन यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी जी के संबंध में सही होंगे? तो देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला की छायावाद की बृहदतरी के रूप में प्रतिष्ठित किया है, बिल्कुल सही किया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोकमंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया है, नहीं, समर्थन नहीं किया है, इसलिए असंगत हो जाएगा। फिर है नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, तो ये भी सही होगा, ऐसा है बिल्कुल। फिर है नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से प्रभावित थे, नहीं, इससे प्रभावित थे ये, इसलिए ये भी असंगत हो जाएगा। इसलिए ए और सी कहाँ पर है? तो ए और सी है विकल्प 2 में ही, इसलिए यह सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए 46, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं हैं। पहले तो आपको याद रखना है कि जो मेरी तिब्बत यात्रा है ये किसकी रचना हो जाएगी? राहुल सांकृत्यायन जी की। इसकी भाषा शैली की क्या क्या विशेषताएं होंगी? क्या ये भावपरक है? नहीं, भावपरक तो नहीं है। क्या इसमें संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण दिए गए हैं? हाँ जी, ये तो दिए गए हैं। क्या इसमें युग विशेष का आभास देने वाले तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं? हाँ जी, ये तो है, क्योंकि मेरी तिब्बत यात्रा है, अपने आप से ही युग विशेष का आभास दे देगा ये। क्या ये चिंतन प्रधान है? नहीं, निबंध अत्यधिक चिंतन प्रधान होते हैं। इस तरह के एक तरह से संस्मरण ये चिंतन प्रधान नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर डी भी असंगत हो जाएगा। बी और सी कहाँ पर है? तो विकल्प ए में ही बी और सी है, इसलिए बी और सी यहाँ पर सही कथन हो जाएंगे, सही विशेषताएं होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या है ये 47। इसमें क्या पूछा गया है? नागमती वियोगखंड से संबंधित सही तथ्य हैं। पहले तो आपको ये तथ्य याद रखना है कि जो नागमती वियोगखंड है ये किसकी रचना है? तो ये है आपकी जायसी की रचना। ठीक है, किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना हो जाएगी।
इसके पश्चात आपको क्या तथ्य याद रखने हैं, ये पद्मावत के ही अंतर्गत आता है। पद्मावत महाकाव्य, ठीक है। ये हो गई यहाँ से अलग तथ्य। फिर हम इसके जो यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं इनका भी एक तरह अवलोकन कर लेते हैं। जैसे पहला तथ्य क्या है, यह बारहमासा शैली में लिखा गया है। क्या यह बारहमासा शैली में लिखा गया है? हाँ जी, ये बारहमासा शैली में लिखा गया है, याद रखना है। फिर दूसरा है, बारहमासा की शुरुआत जायसी ने की। नहीं, बारहमासा की शुरुआत जायसी से नहीं मानी जाती, इसलिए ये संगत नहीं होगा। फिर जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। क्या ये भी है? नहीं, ऐसा भी कुछ जिक्र का पता नहीं चलता है कि ऐसा कुछ जिक्र किया है, इसलिए ये भी संगत कथन नहीं है। फिर नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। हाँ जी, जब हम नागमती वियोगखंड के तथ्यों को देख लेते हैं, इनका अवलोकन कर लेते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है। ये कहते भी तो है नागमती कि जो मेरा संदेशा है मेरे प्रिय तक ले जाइए और उन्हें कहिए कि हम जो आपकी प्रेमिका थी उसके विरह के कारण जो धुआं निकला था, उससे अग्नि निकली थी, उससे सारा जंगल जल गया था, और उस जंगल के जंगल में जो आग लगी थी उसके धुएं से हम जलकर काले हो गए हैं। इस तरह के तथ्य बताती है नागमती, ठीक है। तो सही जो विकल्प होगा ए और डी, जो विकल्प 3 में होंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित तथ्य हैं। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। कौन कौन से सही तथ्य हैं? तो देखिए, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। क्या ऐसा था? नहीं पता था। ये पूछता है ना, तभी बोलता है कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पे तुम रोए या अज रोया था। इसी तरह की कथन है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, इसी तरह के कथन थे इसमें। रुकिए 1 मिनट में आपको देख के बता देता हूँ। मुझे लगता है ये कविता आप सभी को याद होगी, क्योंकि नेट के सिलेबस में ये कविता लगी हुई है ना। वैसे भी आपको ये सारी जो सिलेबस आपने जब भी देखते हैं इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस कविता में किस तरह की पंक्तियां हैं, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछी जाती है ये। नहीं, ये जो जो मैंने पंक्तियां कही ये इस कविता की नहीं है। इसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार से आपको बता देता हूँ। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नीर सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार से कुछ इसकी पंक्तियां होंगी, आपको याद रखना है, पूछी जाती हैं ये। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। यह भी सही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है नागार्जुन काफ़ी यायावरी प्रवृत्ति के थे, घूमते रहते थे ये, तो ये तो सही होगा। अगला है, नागार्जुन का इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया। नहीं, उज्जैनी का नहीं किया है। तो फिर अंतिम क्या है, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्रण है। तो ये भी सही है, किन्नर और किन्नरियों का, इसलिए बी और डी कहाँ पर होंगे? विकल्प 4 में है बी और डी, इसलिए ये सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है 49, इसमें क्या पूछा गया है? तो 49 में पूछा गया है आपसे,
तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? तो जो तुलसीदास है, इन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है, वो विकल्पों के माध्यम से चुनना है। देखिए, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। ये तो कहा है, बिल्कुल सही। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, ये सत्य है। फिर है, कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी, ये कैसे संभव है? इस तरह से ये प्रतिपादित तो इन्होंने नहीं किया होगा, आप एलिमिनेट कर सकते थे इसे भी। फिर एक, कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, ये भी कैसे हो सकता है? सत्य तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग में तो मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले कोई नहीं होंगे, इसलिए सी भी यहाँ पर संगत हो जाएगा। जो डी है, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। हाँ, ये भी सही होगा यहाँ पर, क्योंकि कलयुग में पॉजिटिव बातें कम होती हैं और नेगेटिव बातें अधिक, इसी से आप एलिमिनेट कर सकते थे इस प्रश्न को। इसलिए ए और डी कहाँ पर है? यहाँ तो ए है, डी नहीं है। ये भी एलिमिनेट है, ये भी एलिमिनेट है, क्योंकि बी बी तो आएगा नहीं। ए यहाँ पर है, इसलिए ए और डी दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। विकल्प 4 यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 50। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य होता है उद्देश्य क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए किसकी ये रचना है, महादेवी वर्मा की, याद रखिएगा। ऊपर हमने इनके तथ्य पढ़े थे महादेवी वर्मा के। इसका प्रतिपाद्य क्या है इस कविता का? इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। नहीं, ये नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये असंगत हो जाएगा। फिर है, इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। ये भी नहीं है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता है, ये यहाँ पर कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रहती है, ये भी सही है। इसलिए सी और डी कहाँ पर है? तो वो सीधा आपको ले जाएगा सी और डी विकल्प 4 में। सी और डी यहाँ पर है, इसलिए विकल्प 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 51, इसमें क्या पूछा गया है? आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है, बताना है आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है। किसकी रचना हो जाएगी? मनु भंडारी की। मनु भंडारी किसकी पत्नी थी? राजेंद्र यादव की। इन दोनों का बाद में तलाक भी हुआ था, ऐसा कुछ वर्णित है। 1 इंच मुस्कान इन दोनों ने मिलकर लिखा था उपन्यास, ठीक है, 1 इंच मुस्कान। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? तो इसका कथ्य है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या यहाँ पर वर्णित है, बिल्कुल सही। इन दोनों जो अजय और शकुन हैं, इन दोनों का जब तलाक हो जाता है तो बंटी अकेला पड़ जाता है। फिर क्या है आगे? समकालीन राजनीतिक परिदृश्य है, नहीं, राजनीतिक परिदृश्य नहीं है इसमें। राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता का वर्णन है, ये भी नहीं है। दाम्पत्य जीवन संबंध का विघटन यहाँ पर बताया गया है, बिल्कुल। जब तलाक होता है तो दाम्पत्य संबंध का विघटन होता ही है, इसलिए ए और डी कहाँ पर होंगे? ए यहाँ पर है, डी नहीं है। ए यहाँ पर है, डी भी है, इसलिए विकल्प 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से आप एलिमिनेट करके इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। मुझे बड़े ही सरल प्रश्न लगते थे ये, जब मैं तैयारी करता था तो ऐसे ही प्रश्न मेरे सारे के सारे ठीक होते थे। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में क्या वर्णित है? पहले तो ध्यान रखिए, जो जिंदगी नामा उपन्यास है ये किसका उपन्यास होगा? तो भाई साहब, ये उपन्यास होगा आपका कृष्णा सोवती का, ठीक है, इनका उपन्यास है ये। फिर इसके आगे क्या इस उपन्यास में वर्णित है वो देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी के 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों का जीवन का यहाँ पर चित्रण मिलता है, बिल्कुल सही है। इसमें 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों का जीवन का चित्रण है। फिर अगला कथन क्या है? महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। महानगर कहाँ से होगा इसमें? तो नहीं होगा ना, तो ये पहले ही असंगत हो जाएगा। ग्रामीणों और किसानों का जिक्र मिलता है यहाँ पर।
फिर है परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है, ये भी सही है। परिनिष्ठित हिंदी से पंजाबी प्रयोगों परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत किया है। पंजाबी भाषा का यहाँ पर कई जगह पुट मिलता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो परिनिष्ठित हिंदी में ये आपको सम्मिलित किए हुए कृष्णा सोबती ने दिए हैं। फिर क्या है अगला, विवाहित संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है, ये भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो सही क्या होगा, ए और सी कहाँ पर है, ए और सी है विकल्प ए में ही, इसलिए 52 में ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के तथ्य मैंने यहाँ पर आपको बताए। आज की वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक आपके साथ जो चीज़ें मैंने डिस्कस की। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है एलटी टेट से संबंधित, एलटी कमीशन से संबंधित, पीजीटी हिंदी से संबंधित, या फिर एनटी नेट के PYQ क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी में। कोई भी अगर आप इंटरेस्टेड है उन्हें लेने के लिए, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके उन PYQ सीरीज़ को ले सकते हो, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी पे अवेलेबल हैं ये, अर्थात सॉफ्ट कॉपी से तात्पर्य होता है PDF फाइल हमारे पास अवेलेबल है। कोई लेना चाहता है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। PYQ भी अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। जिसको भी चाहिए होंगे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है इस व्हाट्सएप नंबर में। बाकी अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उनके साथ भी जुड़िए। वहाँ पर आपको समय PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं, ठीक है। मुझे पूर्ण आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी, इसलिए अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ इसे अवश्य शेयर करना है। धन्यवाद।